अब ये वन मंडल क्या होता है? देखो, जो वन क्षेत्र होता है उसके प्रशासन के लिए संपूर्ण वन क्षेत्र को कई इकाइयों में बांटा जाता है। मतलब संपूर्ण वन क्षेत्र को जो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि राजनीतिक व्यवस्था को किस आधार पर बांटा गया है? सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, है ना, फिर राज्य के अंतर्गत संभाग, संभाग के नीचे जिले, जिले के अंतर्गत तहसील। ये होता है कि नहीं? उसी तरह वन क्षेत्र में भी है। जो आप कलचुरी राजवंश पढ़ते हो, इसके अलावा दुर्गावती का काल पढ़ते हो, तो उसमें जो दुर्गावती का गढ़ क्षेत्र था वो यहीं पर विद्यमान था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज का जिला है मंडला और मंडला से संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो व्यापम, पटवारी, एमबीबीएस प्रीलिम्स तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो स्लाइड्स चलेगी यहाँ पर, इन स्लाइड्स को पीडीएफ और नोट्स फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं मंडला की। यदि नक्शे में हम मंडला को देखें तो ये आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में नजर आ रहा होगा। और दक्षिण पूर्व मतलब किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है। पर एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सीज को लेकर विवाद है। कई जगह यह कहा जाता है कि मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता, कई जगह कहा जाता है करता है। तो कहां कहा जाता है कि करता है? भारत सरकार की जो जनगणना है 2011 उसके अनुसार और स्वयं मंडला की जो शासकीय वेबसाइट है उसके अनुसार मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। तो आप भी ये बात मानेंगे कि ये छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, आगे बढ़े। ये अपने किन किन पड़ोसी जिलों को टच कर रहा है? तो दोस्तों, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट, चार पड़ोसी जिले हैं। डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट, जिनको इसकी सीमा स्पर्श कर रही है। साथियों, ये वाला जो सेक्शन है मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि आप बिना मैप की स्टडी के इसे नहीं कर सकते। आप इसे याद नहीं कर सकते कि कोई जिला किन किन जिले की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा अपना मैप का अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, यदि आगे की बात करें कि ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा संभाग है मतलब जबलपुर, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जहां जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं जिनमें से एक मंडला है। तो यहां हमने 3 तथ्य देखे। किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, दूसरा पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है और तीसरा किस संभाग के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। परिचय या ऐतिहासिकता की यदि हम बात करूं तो इसका प्राचीन नाम गोंडवाना था। ऐतिहासिक संदर्भों में यदि देखें तो इसे आदिवासी संस्कृति का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है कि आदिवासी कल्चर यहां अच्छी खासी अवस्था में विद्यमान है क्योंकि आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आप कलचुरी राजवंश पढ़ते हो, इसके अलावा दुर्गावती का काल पढ़ते हो, तो उसमें जो दुर्गावती का गढ़ क्षेत्र था वो यहीं पर विद्यमान था। ये जो मंडला है ये गढ़ मंडला हुआ करता था और गोंडवाना नाम से भी प्रसिद्ध था। रानी दुर्गावती के प्रमुख गढ़ में से एक था। तो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर कलचुरी शासकों ने भी शासन किया और रानी दुर्गावती के खूब सारे गढ़ों में से एक गढ़ यहां भी विद्यमान था और गढ़ मंडला राज्य की ये राजधानी बना था कालांतर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 की बात करें तो 2 प्रमुख नेतृत्वकर्ता यहां से आए थे, श्री बहादुर और देवी सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति का मंडला क्षेत्र से नेतृत्व किया था। नाम याद होना चाहिए, सीधे एग्जाम में आएगा। ये जो तथ्य दोस्तों मैं आपसे साझा कर रहा हूं ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सीधे प्रश्न बनेगा कि मंडला का पुराना नाम, सीधे प्रश्न बनेगा कि रानी दुर्गावती का शासन कहां कहां था या कहां नहीं था, उसमें मंडला वाला क्षेत्र शामिल होगा। सीधे पता चलेगा या सीधे पूछा जाएगा गढ़ मंडला क्षेत्र की राजधानी कौन बना था, तो यही वाला क्षेत्र बना था। तो सीधे प्रश्न बनेंगे, सीधे आपसे बनना चाहिए। और जैसा मैंने कहा 1857 का नेतृत्व यहां किसने किया था, तो वो थे बहादुर और श्रीदेवी सिंह। सीधे प्रश्न बनेंगे, आपको आने चाहिए। आगे देखें, भौगोलिक संदर्भों में दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, सीधे नर्मदा सोन जो पट्टी जाती है मध्य प्रदेश के दक्षिण से, वो पूरा मंडला क्षेत्र तक जाती है आगे तक। ठीक, इसके अलावा ये मैं बता चुका हूं, डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी को स्पर्श कर रहा है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर से अधिक है, यह भी पता होना चाहिए। रीजन क्या है मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं। मध्य प्रदेश की यदि आप वर्षा का वितरण देखें या वर्षा की स्थिति देखें तो आप पाएंगे मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक के अंतर्गत ये श्रेणी आती है 125 सेंटीमीटर से ऊपर।
क्लियर। और पानी अच्छा खासा है, ऊपर से यह मृदा लाल वाली पाई जाती है। यही तो कारण है कि इस क्षेत्र में धान बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक, आगे बढ़ें। बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा ये भी सुनिएगा। बॉक्साइट खनिज मंडला में अच्छा खासा होता तो है, पर मंडला के किन क्षेत्रों में होता है ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो काकड़ पहाड़ और चांदी पहाड़, माता टीला। प्रश्न आएगा माता टीला का संबंध किस जिले से है, तो मंडला से। माता टीला का संबंध किस खनिज से है, बॉक्साइट से है। काकड़ा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है, बॉक्साइट से। किस जिले से है, मंडला से है। चांदी पहाड़ का संबंध किस जिले से है, मंडला से है। किस खनिज से है, बॉक्साइट से है। सीधे प्रश्न आते हैं, हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते, हम बस ये देख लेते हैं कि भाई बॉक्साइट उत्पादन में किन किन का प्रथम या द्वितीय स्थान है। नहीं, अब प्रश्न ये वाले क्षेत्रों से बन रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वन वनस्पति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वन मंडल दोस्तों, अभी वन मंडल क्या होता है, देखो जो वन क्षेत्र होता है उसके प्रशासन के लिए संपूर्ण वन क्षेत्र को कई इकाइयों में बांटा जाता है। किन इकाइयों में बांटा जाता है, जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे वन वृत्त कहा जाता है। वन वृत्त के अंतर्गत जो आता है वो वन मंडल कहलाता है। वन मंडल के अंतर्गत जो आता है वो उप वन मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत जो आता है वो परिक्षेत्र कहलाता है, और इसके अंतर्गत जो आता है वो सहायक परिक्षेत्र कहलाता है। मतलब संपूर्ण वन क्षेत्र को जो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा हुआ है, जैसे हमारे यहां होता है ना कि राजनीतिक व्यवस्था को किस आधार पर बांटा गया है, सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, है ना, फिर राज्य के अंतर्गत संभाग, संभाग के नीचे जिले, जिले के अंतर्गत तहसील, ये होता है कि नहीं। उसी तरह वन क्षेत्र में भी है, सबसे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई है उसे वन वृत्त कहते हैं। वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल, वन मंडल के अंतर्गत उपवन मंडल, फिर परिक्षेत्र और फिर सहायक परिक्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने वन वृत्त हैं दोस्तों, 16 वन वृत्त हैं, ठीक है। और इन वन वृत्तों के अंतर्गत वन मंडल होते हैं। और इन 16 वन वृत्तों में सबसे बड़े वन वृत्त कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है खंडवा, ये पता होना चाहिए। उससे छोटा है जबलपुर, और उससे छोटा है रीवा। टॉप 3 पता होने चाहिए भैया। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, खंडवा, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद रीवा, और सबसे छोटा कौन सा है, होशंगाबाद। सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद, ठीक। अब इस वन वृत्त के अंतर्गत आता है वन मंडल। तो अब देखिए ये वाला फैक्ट, मंडला जो है वो सबसे बड़ा वन मंडल है, वन वृत्त नहीं, सबसे बड़ा वन मंडल, मतलब वह क्षेत्र जो वन वृत्त के अंतर्गत आता है, ठीक। और सुनो, जो जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है, जबलपुर वन वृत्त मतलब जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा वन वृत्त होता है, उस जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत मंडला वन मंडल आता है, ठीक है। जो वन मंडल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वन मंडल है, आपको पता होना चाहिए। यदि वन वृत्त पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो खंडवा, और सेकंड नंबर पे जबलपुर, थर्ड पे रीवा, और सबसे छोटा होशंगाबाद। आशा करता हूं ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। वापस यहां आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहां कान्हा किसली है, बालाघाट में भी है, मंडला में भी है, डिंडोरी में भी है। और कान्हा किसली की डिटेल या उसके अन्य तथ्य जो जरूरी हैं वो हमने डिंडोरी में शेयर कर दिए थे आपसे, तो आप वहां देख लीजिएगा उसको, डिंडोरी वाले लेक्चर में। इसके अलावा अभ्यारण्य, फैन अभ्यारण्य भी है यहां पर। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नया अभ्यारण्य प्रस्तावित है उसका नाम है राजा दलपत शाह अभ्यारण्य। यह पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रस्तावित है या आने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मृदा पहले स्पष्ट कर चुका हूं, लाल पीली होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यही वाली मिट्टी है। नदी छोटी महानदी है। परियोजना हालोन परियोजना है, थावर परियोजना और मटियारी, तीनों इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद कर लेना। आगे देखें, जलप्रपात, घूघरा जलप्रपात, यह भी तथ्यात्मक याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़े। आर्थिक स्थिति दोस्तों, कृषि के मामले में यदि हम देखें तो न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा शुद्ध कृषि भूमि वाला जो जिला है उसमें सबसे छोटा या न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है,
वो मंडला है। दूसरा, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर। जैविक खेती क्या होती है आप जानते हैं, ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं, इन सब के स्थान पर जो परंपरागत खाद, बीज, इस सब का प्रयोग करना जैविक खेती कहलाता है। उससे संबंधित अनुसंधान के लिए यहाँ पर केंद्र विद्यमान है। इसके अलावा उद्योग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर रेशम उद्योग है जो मंडला का प्रमुख उद्योग है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों तथ्य आपको क्लियर होने चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये दोनों मंडला से संबंधित हैं। लकड़ी उद्योग, दोस्तों लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी मंडला में है, प्लीज पता होना चाहिए। ये मनेरी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है उसने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की हैं, 6 अलग अलग जगह, और उन 6 औद्योगिक इकाइयों में से एक इकाई मनेरी भी है मंडला की। तो आपसे पहले तो यह प्रश्न पूछा जाएगा मनेरी कहां है? मंडला में है। क्या है यहां पर? सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना। अब इसे हटा दो साइड। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की हैं, तो वो 6 कहां कहां है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, किस जिले में है और किस नाम से? उन 6 में से एक इकाई मनेरी भी है मंडला में। तो देखेंगे यहां पर कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में ये 5 नहीं 6 है, माफ कीजिएगा 6 औद्योगिक इकाइयां लगाई गई हैं, जिनमें से एक मनेरी मंडला में है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। ऊर्जा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मंडला के चुटका गांव में प्रदेश का पहला और देश का 7वां, ये नंबर भी पता होना चाहिए, देश का कौन सा है? 7वां परमाणु विद्युत घर स्थापित किया गया। क्षमता भी याद कर लेना, परमाणु विद्युत घर। और जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र भी कहां है? बांसगढ़ी मंडला में। जेट्रोफा दोस्तों ऐसी जगह पर उगाया जाता है जो बंजर भूमि होती है, और इस जेट्रोफा से बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है। तो जो भी प्रदेश की बंजर भूमि है, अब वहां खेती तो कर नहीं सकते, तो वहां जेट्रोफा लगा दिया जाता है ताकि वहां से बायोफ्यूल की प्राप्ति हो सके। तो बायोफ्यूल कहां से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के माध्यम से। तो बांसगढ़ी मंडला। आगे बढ़ेंगे। संस्कृति वाले सेक्शन में हम जनजाति देखते हैं, पर्यटन देखते हैं, जरूरी स्थल देखते हैं। तो संस्कृति या जनजाति के अंतर्गत यहाँ गोंड प्रमुख जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा पर्यटक स्थल की बात करूं दोस्तों, मंडला दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडला दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? पहली बात तो पता होना चाहिए, जबलपुर से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर विद्यमान है। ये तो आएगा नहीं, क्या आएगा? निर्माण किसने किया था? राजा नरेश शाह ने किया था निर्माण, और निजाम शाह ने, मतलब दूसरे एक राजा ने, यहां राजेश्वरी की स्थापना की, और यहीं पर राजा हृदय शाह ने, तीसरा राजा आया, मोती महल और बघेलिन महल बनवाया था। बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे यहां पर। मंडला दुर्ग किसने बनवाया? राजा नरेश शाह। इसके अलावा यहां राजेश्वरी प्रतिमा किसने लगवाई? निजाम शाह। इसके अलावा यहां पर मोती महल और बघेलिन महल किसने बनवाया? राजा हृदय शाह ने। या मोती महल और बघेलिन महल कहां है, ये भी आ सकता है, तो मंडला दुर्ग में। आगे देखें, रामनगर के कुछ महल हैं, मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल और विष्णु मंदिर, ये भी यहीं पर हैं, आपको सीधे याद करना है। इसके अलावा ये कुछ अन्य जरूरी तथ्य हैं, जरूरी स्थल है जो यहाँ विद्यमान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समाधि स्थल है, गिरधारी बाई की समाधि। आप जानते हैं जो रानी अवंती बाई थी, उनकी सहायिका थी रानी गिरधारी या गिरधारी बाई, उनकी समाधि है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, राजनीति की बात करें तो विधानसभा में यहाँ 3 सीट हैं, बिछिया, निवास, मंडला। लोकसभा में यहाँ एक ही सीट है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी यहाँ से सांसद हैं, जो कि कुल 6 बार से सांसद हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके अलावा जनांकिकी दोस्तों, साक्षरता, घनत्व, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात सब इंपॉर्टेंट है। इसका साक्षरता किसे बोलते हैं, हर बार मैं आपको स्पष्ट करता हूं, 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। यहाँ की साक्षरता है 66.87। इसके अलावा घनत्व, प्रति 1 किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग उपस्थित हैं, उसे घनत्व कहते हैं। यहाँ का घनत्व है 182। इसके अलावा लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात है। और प्रति 1000 शिशुओं पर, मतलब बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, और शिशु मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के, उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो कितना है लिंगानुपात? 1008, अच्छा खासा है।
मतलब 1000 पुरुषों पर 1008 महिलाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा 970 शिशु लिंग अनुपात है, ये भी अच्छा है। आगे बढ़े तो दोस्तों एक प्रश्न थोड़ा ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहां का लिंग अनुपात 1000 से ऊपर, तो उसमें मंडला का नाम आएगा। तो आपको थोड़ा ये भी देखते चलना है, थोड़ा सा दृष्टि अपनी व्यापक रखनी है कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें पता हो कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ हमें अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करनी है। ठीक, आगे देखें, एक जिला एक उत्पाद, एक बार फिर आ गया कोदो कुटकी, एक मोटा अनाज। ये वाली पूरी पट्टी के अधिकांश जिलों में इस उत्पाद को वहां की पहचान के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं एक जिला एक उत्पाद मतलब सरकार का एक प्रयास जिसके अंतर्गत क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वहां के जिले के नाम से उसे सूचीबद्ध किया गया है। तो यहां मंडला के जिले या मंडला जिले की पहचान के रूप में भी कोदो कुटकी को स्वीकारा गया है। इसके अलावा कई अन्य जिले भी हैं जहां से कोदो कुटकी को शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कोदो कुटकी किन किन जिलों से संबंधित है और क्या है ये एक प्रकार का मोटा अनाज। अन्य तथ्य, जिले का जो कुकैया गांव है वो अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। ये सीधा एक तथ्य है, आपको याद कर लेना है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये पूरा प्रयास, पूरा वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरह से सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूरे लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे दी हुई है। शुक्रिया।